जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें करोड़ों अरबों यानी कि बिलियंस बिलियंस ऑफ एटम, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स का फिशन हो जाएगा। फिशन हो जाएगा किसमें, कितने टाइम में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड के अंदर करोड़ों अरबों खरबों न्यूक्लियस एक साथ फिशन हो जाएगा, और हर फिशन में एनर्जी निकल रही है। तो फिर होता क्या है इससे, कि एक एनॉर्मस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली किसमें, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज नहीं बल्कि सिर्फ इसका क्या किया जा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए बॉम्ब। लेकिन यही सारी एनर्जी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल गई, अगर यही एनर्जी धीरे धीरे निकले, धीरे धीरे निकले, देखो बॉम्ब में और आपके जो कार का इंजन है उसमें क्या डिफरेंस है। बॉम्ब में ढेर सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई, बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई, और इस इंजन में, आपके कार के इंजन में भी वही प्रोसेस हो रहा है। जो बॉम्ब फटने वाला प्रोसेस है, लगभग लगभग वही प्रोसेस हो रहा है आपके इंजन के अंदर। सिलेबस में नहीं है आपकी ये सारी चीजें, यहां भी ऐसा सही काम होता है। लेकिन यहां जो एनर्जी बॉम्ब में, बड़े बॉम्ब में एक साथ निकलनी है, उसी एनर्जी का छोटा छोटा करके निकाला जाता है किसमें, इंजन में। और जब इंजन में वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकल रही है तो उसका यूज कर लोगे आप। तो अगर इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के बाद जो एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल रही है उसे महीनों सालों के टाइम में निकाला जाए, तो वो धीरे धीरे निकलने वाली एनर्जी हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। और सबसे बढ़िया इसका यूज होता है कि क्या, कि न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन कर लो, किसमें कर लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी से सारे काम हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। अब कंट्रोल करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है। आपने एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन स्टार्ट करा, और यहां से कितने न्यूट्रॉन बन गए, 3 न्यूट्रॉन बन गए। 3 में से किसी तरह से 2 न्यूट्रॉन को क्या करा लो, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा लो, कहीं पर हटा दो, यहां से किसी तरह से इन्हें खत्म कर दो, मार डालो इन 3 न्यूट्रॉन्स को। तो एक न्यूट्रॉन बचेगा, आगे चल करके फिर एक ही यूरेनियम के फ्रिक्शन करेगा, तो रिएक्शन तो मेंटेन रहेगी, रिएक्शन की तो चेन तो चलती रहेगी, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं चेन, अनकंट्रोल नहीं जाएगी। अब इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा यूज किया जाता है स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। जिसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन को यूज कर लिया जाता है किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना बनाया दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा सारा बनाने में से कोई फायदा नहीं है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ये आपका, ये मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है कि एक ये क्यूबिकल शेप का एक ब्लॉक है, क्यूबिकल शेप का एक ब्लॉक है, क्यूबिकल शेप का है ये। आपको शायद यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर दूं किसी तरह से। ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर से थोड़ा डार्क कर दूं। ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, पूरा ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक लगा तो क्यूबिकल। और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है,
ये पूरा ब्लॉक बना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आप सब जानते हैं, ये पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी हुई है। हालांकि ये पेंसिल की नोक में जब बनाने के लिए, पेंसिल का लेड बनाने के लिए तो ग्रेफाइट के साथ कुछ और चीजें मिलाई थी इसे सॉफ्ट करने के लिए। अदरवाइज ये ग्रेफाइट बहुत हार्ड मटेरियल होता है अपने आप में, पत्थर जैसा। तो उस पत्थर जैसे हार्ड मटेरियल का एक ये ब्लॉक है, ठीक है, सॉलिड ब्लॉक है। और इस ब्लॉक के अंदर बीच बीच में होल्स बने हुए, लंबे 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 होल्स बने हुए। उन होल्स के अंदर डाल देते हैं यूरेनियम की रॉड, जिन्हें हम कहते हैं फ्यूल रॉड्स, जो फ्यूल का काम कर रहे हैं, यूरेनियम 92 235। कैसे डाल देते हैं? बिल्कुल आप इमेजिन करो कि आप ताजा एक ब्रेड लेकर आए, एक ब्रेड लेकर आए और ये पेंसिल उसके अंदर, ब्रेड के अंदर धंस दिया आपने, धंसा दी उसके अंदर, इंसर्ट कर दी। तो ऐसी ये फ्यूल रॉड्स इसके अंदर इंसर्ट रहती हैं, सारी की सारी फ्यूल रॉड्स इसके अंदर धंसा के रख दी गई। कितनी होती हैं फ्यूल रॉड्स, ये कितना इनका गैप होता है, ये डिपेंड करता है कि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर कितना बड़ा रिएक्टर है, कितने साल तक इसे काम करने के लिए बनाया गया है। जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो 3 साल काम करते हैं, एक बार फ्यूल भर दिया आपने, सारा काम कर दिया, वो 3 साल तक लगातार उनसे बिजली बनती रहती है, रात दिन कंटिन्यूअस, रुकते नहीं है बीच में। बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो 7 साल 8 साल तक भी लगातार चलते रहते हैं। तो ये कितना बड़ा ब्लॉक होगा, कितनी इसमें यूरेनियम रॉड्स डाली जाएंगी, डिपेंड करता है इसके पूरा साइज। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और भी रॉड्स होती हैं लगी हुई, ये हल्की हल्की सी बना रखी है इसने, ये हल्की हल्की सी बनी हुई है, ये रॉड्स हैं, ये सब कंबाइंड है, जुड़ी हुई ऊपर से। इन्हें बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। क्या है ये? कंट्रोल रॉड्स हैं। और ये बनी हुई होती हैं या तो कैडमियम, मेटालिक कैडमियम, या बनी हुई होती हैं बोरोन की। कैडमियम है या बोरोन है। और साथ ही साथ ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, इन इन कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट कराने और बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज्म होता है लगा हुआ इसमें, जो हम यहां शो नहीं कर रहे। कंट्रोल रॉड्स कितनी अंदर तक जानी है, कितनी बाहर रहनी है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। मतलब वो मैकेनिज्म ऐसा है कि ये सारी की सारी रॉड्स पूरी की पूरी ब्लॉक के अंदर धंसा दो, इंसर्ट कर दो, या सारी की सारी पूरी की पूरी रॉड्स ब्लॉक के बाहर निकाल दो। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा जो ग्रेफाइट का ब्लॉक है, ये डूबा रहता है। किसमें डूबा रहता है? सोडियम के अंदर। सोडियम जो आपने मेटल पढ़ा है, वो सोडियम मेटल, बिल्कुल पिघला हुआ सोडियम मेटल होता है, जिसके अंदर ये पूरा डूबा हुआ है। बिल्कुल ऐसे डूबा हुआ है जैसे कि चाशनी में रसगुल्ला डूबा हुआ। ये रसगुल्ला है क्यूबिकल शेप का, और ये बिल्कुल पूरी चाशनी भरी हुई चारों तरफ उसके, लिक्विड फॉर्म में, गरम गरम हॉट एने, ठीक है। और फिर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बहुत मोटी 3 मीटर मोटी कंक्रीट की वॉल से बंद रहता है। पहले ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर फ्यूल रॉड्स और कंट्रोल रॉड्स, ब्लॉक डूबा हुआ है लिक्विड सोडियम में। फिर उसके बाद फिर एक स्टील चेंबर होता है, ये सब कुछ बना हुआ है स्टील चेंबर के अंदर। ये दीवार है कौन सी? बहुत मोटी स्टील चेंबर है पूरा। और फिर स्टील चेंबर के बाहर लगभग लगभग 3-4 मीटर मोटी कंक्रीट की वॉल है, ताकि अगर ये फटे तो ज्यादा दूर तक नुकसान ना हो। ये जो सोडियम है, इस सोडियम को बाहर लाने के लिए एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप से सोडियम ये बाहर आता है, और यहाँ इस पाइप में जालीदार, इसमें घुमावदार पाइप में फ्लो करा और फिर वापस चला गया। इसके सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए एक पंप लगा हुआ है। ये पंप ऊपर से खींचता रहेगा सोडियम को, हॉट सोडियम को, और फिर यहां से फिर वापस बनता रहेगा। यानी कि इस पूरे ब्लॉक में घूम करके सोडियम ऐसे चलता रहेगा, पूरे सोडियम में घूमा और बाहर आ गया। अब ये जो बाहर ये घुमावदार इसमें लगे हुए हैं पाइप, इसके चारों तरफ पानी भरा रहता है। इसे हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। इस पार्ट को बोलते हैं क्या? हीट एक्सचेंजर। इसमें पानी भरा हुआ है। तो जब मेटल की इस कॉइल में से ये लिक्विड हॉट, बहुत गर्म पिघला हुआ सोडियम बह रहा है, तो इस सोडियम की गर्मी से पानी
कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टीम में, और उसे प्रेशर कुकर के अंदर की तरह इसके अंदर रोक कर रख लिया स्टीम को, कहीं से निकलने की गुंजाइश नहीं है, तो ये सुपर हीटेड स्टीम हो जाती है। सुपर हीटेड स्टीम को निकालते हैं एक जेट के थ्रू, और इसके सामने लगी हुई एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर, पंखे जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर समझ लो जैसा, पंखे जैसा नहीं बल्कि जैसा आपका साइकिल का पैडल, साइकिल के पैडल को धोते टाइम आप धार मारते हो पैडल पे, एकदम वो घूमने लगता है, तो ऐसे ही ये टरबाइन है, इसे हम बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन लगी हुई है, जैसे ही ये स्टीम की जेट इसके ऊपर जाकर पड़ती है, ये टरबाइन घूमने लगेगी। टरबाइन के पीछे लगा हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर, वही जनरेटर जो हमने एसी में पढ़ा था। जब टरबाइन घूमी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमा और इसने इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी। अब यहाँ से टरबाइन घुमाने में इस जो ये स्टीम आई है, इस स्टीम का सारा सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई, ठंडी हो गई, और उस ठंडी स्टीम को जो पानी के रूप में कन्वर्ट हो गई, उसे फिर इस पंप के थ्रू कहाँ, वापस हीट एक्सचेंजर में भेज दिया गया। इस तरह लगातार यहाँ हीट जनरेट होती रहती है, लगातार हीट जनरेट होती रहती है, वो हीट बाहर आती है हीट एक्सचेंजर में, पानी वाटर को इवेपोरेट करती है, और उसकी स्टीम से घुमाया क्या, टरबाइन, और टरबाइन से लगा दिया, जोड़ दिया क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये घूमता रहा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनती रही। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें स्ट्रक्चर भी आता है बनाने के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें ज्यादा आ रहे हैं कि इन सभी पार्ट्स के फंक्शन। सबसे पहला फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड का फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, फिशनेबल मटेरियल है। ये क्या है, फिशनेबल मटेरियल है, जिसका यानी यूरेनियम 92 235 की ये रॉड्स हैं, ये फ्यूल की तरह काम कर रही हैं, हीट जनरेट कर रही हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करा रही हैं। उसके बाद है ये कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है, कंट्रोल रॉड्स का वही काम है जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या, कि जितने न्यूट्रॉन्स बने उसमें से हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा के केवल उतने ही न्यूट्रॉन छोड़ते हैं जो हमारे रिएक्शन को एक स्टडी लेवल पर चलने दे। यानी हमने शुरुआत करी 1000 न्यूट्रॉन से, 1000 न्यूट्रॉन दे के हमारे बॉम्बार्डमेंट कर दिया किसके ऊपर, यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर, तो अब आगे 1000 न्यूक्लियस ही होते रहे हर एक सेकंड में। तो इसके लिए क्या, कि बाकी जो एक्सिस न्यूट्रॉन है, फालतू न्यूट्रॉन जो बन रहे हैं, जो रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, इन्हें हमने एब्जॉर्ब करा लिया। और एब्जॉर्ब कराने के लिए बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन्स का, वो कैडमियम और बोरोन। कैडमियम की रॉड्स या बोरोन की रॉड्स जो हैं, ये बीच बीच में से न्यूट्रॉन को, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन का पता कैसे लगता है इन बोरोन रॉड्स को, इन्हें क्या पता कैसे एब्जॉर्ब करना है। इनिशियली जब रिएक्टर बनाया जाता है, तो ये जो बोरोन या कैडमियम की रॉड्स हैं, ये पूरी तरह से इंसर्टेड है, पूरी तरह से इंसर्टेड है इस ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर। और इन्होंने, इन बोरोन कैडमियम रॉड्स ने इन यूरेनियम रॉड्स को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इस तरह से घेरा हुआ कि कोई भी न्यूट्रॉन यूरेनियम रॉड तक पहुंच ही नहीं पाता, उसे एब्जॉर्ब कर लेती। यानी पूरे के पूरा रिएक्टर ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे इन इन कैडमियम रॉड्स को बाहर खींचना शुरू कर देते हैं। कहीं से एटमॉस्फेयर से यूरेनियम आया, उसने रिएक्शन शुरू करा दिया, थोड़ा और बाहर खींचा, देखा रिएक्शन बढ़ गई, और जिस लेवल तक रिएक्शन को बढ़ाना है उस लेवल तक छोड़ करके इन कैडमियम रॉड्स को क्या करते हैं, वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। कभी कुछ ऐसा लगा कि खतरा हो गया, ओवरहीट हो रहा है पूरा मामला, फौरन इन कैडमियम रॉड्स को वापस अंदर इंसर्ट कर देंगे, ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को एकदम एब्जॉर्ब करा करके पूरी रिएक्शन को रोक देंगे। इन कंट्रोल रॉड्स का काम है एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, ताकि रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, रिएक्शन कंट्रोल में बनी रहे। ये ग्रेफाइट ब्लॉक क्या काम करता है, ग्रेफाइट ब्लॉक का बहुत बढ़िया काम है, ये काम करता है एक मॉडरेटर की तरह से। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, चेन रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन बने, चलो तीन में से दो को हमने एब्जॉर्ब करा लिया, दो को एब्जॉर्ब करा लिया, लेकिन ये जो तीसरा न्यूट्रॉन बना है, ये जो तीसरा न्यूट्रॉन है यहाँ पर, ये तीसरा न्यूट्रॉन भी अगले न्यूक्लियस को तब फिशन करा पाएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल तक कम हो जाए। अभी तो ये एक प्रोडक्ट है, अभी तो ये जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोडक्ट है फिशन रिएक्शन का, और इसमें बहुत तगड़ी काइनेटिक एनर्जी है।
ये आगे चल करके यूरेनियम का फिशन करा ही नहीं सकता, पार निकल के चला जाएगा यूरेनियम में से, जैसे गोली पार निकल के चली जाती है, गन की बुलेट जैसे पार निकल के चली जाती है शीशे में, बिना शीशे को तोड़े ऐसे चला जाएगा निकल के, फिशन नहीं करेगा। लेकिन फिशन कब करेगा? जब इसकी एनर्जी 1/40 यस से कम हो। तो अब इसके बीच में डाल दिया क्या? बीच में डाल दिया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के ब्लॉक में से होकर जाएंगे भाई, ये यूरेनियम की एक रॉड यहां से बना, एक न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन यहां से बना, तो न्यूट्रॉन अगले अगले अगली यूरेनियम रॉड तक पहुंचने से पहले कहा, इस ग्रेफाइट में से चल के जाएगा, और ग्रेफाइट के जो कार्बन के न्यूक्लियस है उनसे लगातार टकराएगा और जल्दी ही अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, और फिर अगली रॉड तक पहुंचते पहुंचते या तीसरी चौथी रॉड तक पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी घट के 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो गई। अब ये फिर से फर्दर रिएक्शन करा देगा। तो इसका ग्रेफाइट का पर्पस होता है रिएक्शन में बने हुए न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना। किस लेवल तक स्लो डाउन करना? ताकि उनकी एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्पीड 200 मीटर पर सेकंड के लेवल तक आ जाए। ठीक है, अब सवाल पैदा ये होता है कि ग्रेफाइट ही क्यों यूज करते हैं मॉडरेटर की फॉर्म में? कुछ और यूज कर लो, कुछ और यूज कर लो। तो ये ये एक फिनोमिनन आपको अगर याद हो 11th क्लास में, तो हमने एक फिनोमिनन पढ़ा था, कोलिजन। कोलिजन में एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को टक्कर मारी, तो इसने मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, और मैक्सिमम मोमेंटम तब ट्रांसफर हो सकता है जब इन दोनों का मास एक जैसा हो, एक जैसा हो, है ना? तो अगर हमने ये न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कराना, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की कम होनी चाहिए, इसका मोमेंटम जल्दी ही ट्रांसफर हो जाए दूसरे पार्टिकल को। तो फिर हमें किससे टकराना पड़ेगा? न्यूट्रॉन की टक्कर न्यूट्रॉन से ही करानी पड़ेगी, किसी दूसरे। तो हमने अगर इस न्यूट्रॉन को जल्दी से स्लो डाउन कराना है, तो फिर इसका मोमेंटम जल्दी ही दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर होना चाहिए, और फिर ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को हम ऐसे पार्टिकल के साथ टकरा इसके कोलिजन कराएं जिसका की मास लगभग लगभग न्यूट्रॉन के मास के इक्वल हो। अब ऐसा पार्टिकल तो नेचर में हमारे पास है नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है नेचर में हमारे पास। वो पार्टिकल होता है हैवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, 1h2। भाई दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो जो न्यूट्रॉन का मास है वो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर के बस लगभग लगभग बराबर हो गए, ज्यादा फर्क नहीं है इसका।